नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिक्षा विद सीताराम यूट्यूब चैनल में। और ये जो वीडियो है वो हम कर रहे थे कक्षा 10 के साइंस सब्जेक्ट का पहला लेसन। और इस लेसन के तहत हमने दो जो अभिक्रिया है वो इससे पहले कंप्लीट कर ली थी, जिसमें एक थी संयोजन और दूसरी थी वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। इस वीडियो में है वो हम तीसरी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन है जो देखेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूं। तो चलिए देखते हैं, जिसके अंदर है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया है वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर जो ये लिखा है वो हम देखेंगे। यानी विस्थापन अभिक्रिया, मान लो हमने क्या ले ली, दो परख नली ले ली। विस्थापन अभिक्रिया जिसमें हमने दो परख नली ले ली, और दो परख नली जिनमें लिख दिया हमने, एक तो लिख दिया परख नली ए, एक तो परख नली मान लो ये ले ली, और एक परख नली ले ली ये, यानी दो परख नली लेते हैं और उस पे लिख देते हैं कि ये परख नली ए है और ये परख नली बी है। इस परख नली ए में भी क्या है कि कॉपर सल्फेट है, उस कॉपर सल्फेट का घोल लेते हैं, और परख नली बी में भी कॉपर सल्फेट का घोल है वो लेते हैं। अब तीन कील लेते हैं। कितनी कील? तीन लोहे की कील आती है ना, जिसे किल्ला कहते हैं मारवाड़ी में, किल्ला। कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया और परख नली बी में भी कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। इन दोनों के विलयनों का रंग कैसा है? नीला है। परख नली ए के अंदर हमने क्या कर दिया, दो लोहे की कील डाल दी। परख नली में दो लोहे की कील डाल दी जो रेजमाल से साफ की हुई थी, और इस परख नली बी के अंदर कोई भी रेजमाल की कील हमने नहीं डाली। यानी कुछ समय तक इस परख नली ए में ये लोहे की कील है ये रखी रहेगी। तो इस सॉल्यूशन का रंग, जैसे 20 से 25 मिनट के बाद देखेंगे, तो इस सॉल्यूशन का रंग जो पहले नीला था वो अब कैसा हो जाता है? मलिन हो जाता है, यानी कम नीला हो जाता है, मलिन हो जाता है। जबकि परख नली में हमने कोई भी कील नहीं डाली है। इसमें क्या हुआ? इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन है वो नहीं हुआ। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन परख नली बी में नहीं हुआ। अब इसमें उन परख नली ए में जो कीलें डाली थी उन्हें बाहर निकालते हैं, तो एक जो सफ़ेद कील हमने, यानी जो परख नली में नहीं डाली थी, उस कील और इन दोनों कीलों की अगर तुलना करते हैं, तो ये जो परख नली ए के अंदर डाली हुई कीलें थी उन पे भूरे रंग की क्या आ जाती है? परत आ जाती है। तथा परख नली ए के सॉल्यूशन का रंग कैसा हो जाता है? मलिन हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये विस्थापन अभिक्रिया के कारण होता है। अब ये विस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, क्या होती है, हम विस्तृत रूप से देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार वापस है आपको रिवाइज करवा देता हूँ, तो आप ध्यान से है वो सुनिएगा। कि दो परख नली लेते हैं, एक परख नली ए है, एक परख नली बी है। एक परख नली ए है, एक परख नली बी है। और इन दोनों परख नलियों में हम किसका सॉल्यूशन लेते हैं? कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। दोनों में ले लिया। अब तीन लोहे की कील लेते हैं, जिसमें परख नली ए के अंदर दो कील डालेंगे और परख नली बी के अंदर कोई भी लोहे की कील नहीं डालेंगे। यानी वो तीसरी लोहे की कील है वो हमें अलग रखनी है, बाहर ही रखनी है, परख नली बी के अंदर नहीं डालनी है। जब हमने परख नली ए के अंदर दो लोहे की कीलें डाली, तो कुछ समय बाद हम उन कीलों को बाहर निकालते हैं, तो हम देखते हैं उन कीलों पर एक भूरे रंग की परत आ जाती है, और परख नली ए के अंदर जो कॉपर सल्फेट का विलयन था जिसका रंग नीला था उसका रंग मलिन हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? विस्थापन अभिक्रिया के कारण होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को आयरन है वो विस्थापित कर देता है। इस वजह से परख नली ए का जो रंग है वो कैसा हो जाता है? मलिन हो जाता है। और उसके अंदर परख नली ए में रखी हुई जो कील है उसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसे है वो विस्तृत रूप से देखते हैं। क्रियाकलाप 1.9, लोहे की तीन कील लीजिए। तीन लोहे की कील लेनी है, उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ करिए। रेगमाल एक टुकड़ा आता है जिससे अगर आप रगड़ोगे ना, अगर उस कील पे कोई लोहे का जंग है वो लगा है तो वो हट जाएगा। तो लोहे की कील को रेजमाल से रगड़कर साफ करना है, तीन लेनी है। और दो परख नली ले ली, ए तथा बी से चिन्हित की हुई दो परख नलियां ले ली, और प्रत्येक परख नली में कितने ml? 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र जैसे अभी बताया था, CuSO4। दो
2 किलो को धागों से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोकर रखिए और तुलना करने के लिए कील को अलग रखिए। जो 2 कीलें थी वो परख नली ए के सॉल्यूशन में डाल दी और जो एक कील थी उसे बाहर उन दोनों परख नलियों से तुलना करने के लिए बाहर है उसे रख लिया था। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना है वो कीजिए। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। जैसा ये डायग्राम है, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये परख नली ए है, इसके अंदर नीले रंग का कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसके अंदर एक धागे से बांध के 2 लोहे की कीलें वो लटका दी है और कुछ समय बाद देखेंगे इन लोहे की कीलों का रंग कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा और इस सॉल्यूशन अंदर जो विलयन है उसका रंग कैसा हो जाएगा, उसका रंग मलिन हो जाएगा, यानी थोड़ा कम नीले टाइप है वो हो जाएगा। तो आगे है वो है ये लोहे की कील रही, ये तो साफ वाली है जो बाहर थी, ये थी उस सॉल्यूशन के अंदर डाली थी। कैसा रंग हो गया इसका, भूरा रंग हो गया। क्यों हुआ वो हम अभी इस पे बात करते हैं। आगे है ये 2 परख नली थी, ये वाली परख नली वो परख नली है जिसमें हमने क्या डाली थी, लोहे की कीलें डाली थी, अर्थात परख नली बी है ये। और जबकि ये क्या है, ये परख नली ए है जिसके अंदर केवल सॉल्यूशन डाला था, किसी भी प्रकार का कोई लोहे की कील हमने नहीं डाली थी। तो इनके अंदर क्या है, परख नली ए के विलयन में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन परख नली बी के विलयन में जिसमें हमने कीलें डाली थी उसका विलयन कैसा हो गया, हल्के मलिन रंग का हो गया। आगे है लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया। वो भूरा इसलिए हो गया कि आयरन है ना, आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और फेरस सल्फेट का निर्माण कर किया, उस वजह से वो भूरी हो गई और इस विलयन का रंग मलिन हो गया। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया, तो वो विस्थापन होने के कारण ही है, क्योंकि आयरन यानी लोहा है, लोहे की क्रियाशीलता, लोहे की अभिक्रियाशीलता है वो कॉपर से अधिक होती है। स्टेट सॉलिड अवस्था में लिया, कॉपर सल्फेट एक्वेटिक यानी जली विलयन लिया उसका, फेरस सल्फेट एक्वेटिक और कॉपर हमें सॉलिड अवस्था के अंदर प्राप्त हुआ। यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि ये जो कॉपर है, सॉरी आयरन है, वो कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो अधिक क्रियाशील तत्व है आयरन, कम क्रियाशील तत्व है कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, हटा रहा है और उसका स्थान खुद ले रहा है और खुद क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट बना रहा है और कॉपर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। यानी अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर रहा है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर रहा है और उसका स्थान ले रहा है। तो यही अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया का कही जाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है जिसमें आयरन प्लस कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट का निर्माण करेगा और कॉपर इसमें अलग होगा। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। या तो आप ये ध्यान रख लो, वरना आप ऐसा भी है, हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे या हटा दे, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और आपको ये एक उदाहरण है वो ध्यान रखना है कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट का निर्माण करेगा और कॉपर साथ में अलग होगा। आप फेरस सल्फेट कह दो चाहे आयरन सल्फेट कह दो, वो बात एक ही है। आगे कुछ है वो विस्थापन अभिक्रियाओं के जो उदाहरण हैं वो हमें दिए गए हैं। जैसे एक उदाहरण है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक क्या करेगा, कॉपर को अलग कर देगा और जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेगा और कॉपर अलग कर देगा। इस प्रकार जिंक यहाँ क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। जिंक क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है जो कॉपर को हटा रहा है और जिंक सल्फेट का निर्माण है वो कर रहा है और साथ में कॉपर अलग कर रहा है। आगे है पीबी, पीबी का मतलब लेड या सीसा, लेड या सीसा, लेड या सीसा, ये कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो सीसा ही है ना, वो कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और लेड क्लोराइड बनाएगा और कॉपर अलग कर देगा। तो ये तीन आपके जो हैं वो विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। तो पहला उदाहरण था वो हमने क्या देखा कि
लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला, फेरस सल्फेट का निर्माण किया, कॉपर अलग हुआ। दूसरा हमने क्या उदाहरण देखा कि जिंक है, जिंक को यदि कॉपर सल्फेट में डालेंगे, कॉपर सल्फेट में से कॉपर विस्थापित कर देगा, जिंक सल्फेट का निर्माण करवाएगा और कॉपर अलग कर देगा। तीसरा उदाहरण है लेड, पीबी यानी सीसा, ये क्या करेगा, ये कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा, जिसमें लेड क्लोराइड बनाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। उसके बाद है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार है वो आपकी विस्थापन अभिक्रिया है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगी वो रहेगी द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको विस्थापन अभिक्रिया है वो अच्छे से समझ में आ गई है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।